हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैगलाइन इज बिलीव टू अचीव। और शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से। ये है आपका वीडियो नंबर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8 फिजिक्स मोशन। ठीक है, तो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया ग्राफ किस प्रकार की चाल को व्यक्त करता है। तो यहाँ से ध्यान से समझेंगे कि ये जो ग्राफ है इसको कैसे रीड करना है और क्या क्या चीज़ है। ग्राफ में आपका क्वेश्चन कैसे पूछता है, मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे दिया होगा और ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगी, तो समझ जाना है कि वो जो ग्राफ है वो एक समान चीज़ को व्यक्त करती होगी। या तो वो एक समान चाल को व्यक्त करती होगी, या तो एक समान त्वरण को व्यक्त करती होगी, ठीक है, या एक समान वेग को व्यक्त करती होगी। तो फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है दिया गया ग्राफ किस प्रकार की चाल को व्यक्त करता है। तो ये होगा आंसर कि ये जो ग्राफ है हमारा ये एक समान चाल को व्यक्त करता है। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन को। अब डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्या लिखा है देखते हैं। लिखा गया दिया गया ग्राफ किस प्रकार की चाल को व्यक्त करता है। अब अगला टॉपिक देखेंगे तो आपको जब भी ग्राफ दिया जाए और ग्राफ जो है इस तरह से वक्र रेखा हो या इस टाइप का वक्र रेखा दिया हो, तो आपको समझना है जब भी वक्र रेखा होगा तो हमारा जो भी क्वांटिटी है, भले ही वो चाल हो, भले ही वो वेग हो, मतलब कि भले ही वो स्पीड हो, भले ही वो वेलोसिटी हो, या भले ही वो त्वरण हो, तीनों के तीनों जो हमारा क्वांटिटी होगा वो जो है हमारा, ठीक है, वो असमान होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमने ये समझा कि अगर ग्राफ जो है वो इस तरह से वक्र रेखा आएगा तो जो भी आपका दिया हो, भले ही वो चाल हो, भले ही वो स्पीड हो, भले ही वो वेग हो, वेलोसिटी हो या त्वरण हो, मतलब एक्सेलरेशन हो, सब का सब नॉन यूनिफॉर्म होता है, असमान होता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग कर लिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है एक मोटरसाइकिल को ब्रेक लगाने पर जितने भी न्यूमेरिकल्स है उसको हम एक दूसरा वीडियो में कराएंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम नोट कर रहे हैं, दूसरा वीडियो में इसको कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है किसी कार का और स्पीडोमीटर क्या दिखाता है। व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए कार मेजर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो हमारा दूरी मेजर करता है। फिलहाल के लिए देखिए ओडोमीटर जो होता है वो दूरी मेजर करता है और जो स्पीडोमीटर होता है वो हमारा स्पीड मेज़र करता है। तो फिलहाल इसमें जब हम ऑप्शंस को देखते हैं तो किसी ऑप्शन में भी स्पीड मतलब चाल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है जिसमें जो है वेग लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर जो है हम वेग कंसिडर कर सकते हैं इसका, नहीं तो जो परफेक्ट आंसर होगा स्पीडोमीटर लिखा है तो हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो लेंगे नहीं, तो वहाँ चाल हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेग समय ग्राफ की ढाल क्या कहलाती है। अब देखिए ग्राफ वाला क्वेश्चन है। मान लीजिए हम ग्राफ बनाते हैं अगर एक इस तरह का, यहाँ पे हमने समय को ले लिया और यहाँ पे हमने वेग को ले लिया मान लीजिए, या मान लीजिए आप वेग को इस तरफ ले रहे हो और समय को इस तरफ ले रहे हो। अब हुआ क्या कि हमें इस तरह से एक लाइन मिलेगा जब हम इस ग्राफ को बना रहे। हो सकता है ये लाइन सीधा, हो सकता है ये ऐसा हो सकता है इस टाइप का लाइन मिलेगा। तो ये जो लाइन है ये लाइन किसका मान बताएगा, ये जो रेखा प्राप्त होगी ये रेखा जो है किसका वैल्यू बताएगा। तो आपको याद रखना है वेग और समय से जब हम संबंध देखते हैं तो वेग बटा समय जो होता है, वेग परिवर्तन की दर जो होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है। मतलब वेग और समय के बीच का संबंध त्वरण देता है, इसलिए 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। एक कण की त्रिज्या r है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, आधे वृत्त के बाद विस्थापन क्या होगा। अब हम लोग ये समझते, देखिए एक वृत्ताकार पथ है, उसमें एक कण इस तरह से घूम रहा है। जब वो यहाँ से यहाँ पहुँचा तो हमसे पूछा गया है कि इस कंडीशन में इसका विस्थापन क्या होगा। तो फिलहाल इस वृत्त की त्रिज्या जो है r है और प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे है और अंतिम बिंदु यहाँ पे है। तो मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु की सबसे छोटी दूरी जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विस्थापन। तो फिलहाल के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सबसे छोटी दूरी है r प्लस r, मतलब 2r। तो करेक्ट आंसर विल बी 26 का हमारा 2r जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है। गतिशील वस्तु के लिए बोलने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, उसके पास अपना विस्थापन का मान होगा, डिस्प्लेसमेंट का मान होगा, दूरी का मान होगा। तो जब हम इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, ये कहा गया। आपको हम बताए थे विस्थापन जो होता है वो दूरी से छोटा हो सकता है और दूरी के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि अगर विस्थापन को हम ऊपर रख रहे हैं और दूरी को नीचे रख रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो 1 से कम आएगा, क्योंकि जब भी ऊपर का नंबर छोटा होता है और नीचे का नंबर बड़ा होता है तो आंसर 0 पॉइंट से स्टार्ट होगा। मतलब कि आंसर 1 से छोटा आ सकता है या 1 के बराबर आ सकता है। तो ऑप्शन को देखते हैं, हमेशा 1 से कम नहीं, हमेशा 1 से कम नहीं आएगा अगर बराबर तो यहाँ होगा 1 से छोटा या इसके बराबर। तो 1 या 1 के अधिक के बराबर लिखा हुआ है।
फिर उसके बाद थर्ड नंबर ऑप्शन देखेंगे हमेशा एक से अधिक, तो हमें जो परफेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है वो है एक के बराबर होगा या एक से कम होगा। तो 27 नंबर का डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। एक लड़का, ये भी तुम्हारा न्यूमेरिकल है 28 नंबर, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। 29 पे देखेंगे गति के लिए निम्नलिखित में से किस मामले में तय की गई दूरी और विस्थापन का परिमाण समान होता है। मतलब कि कौन सा कंडीशन ऐसा है जब दूरी और विस्थापन सेम हो जाता है। पहला कंडीशन है यदि कार सीधी सरल रेखा पर चल रही है। अगर कार सीधी चल रही होगी ऐसे, तो क्या इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन सेम होगा। यदि एक पेंडुलम इधर उधर घूम रहा है, एक पेंडुलम को अगर हम देखें तो क्या इस कंडीशन में दूरी विस्थापन सेम होगा। एक कार वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, क्या इस कंडीशन में होगा। या कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो ये क्या इस कंडीशन में देखो होगा। तो आपको याद रखना है दूरी और विस्थापन का मान जो होता है जब कोई वस्तु सरल रेखा पर एक ही दिशा में गति कर रही हो, तो उस कंडीशन में जो है हमारा दूरी विस्थापन का मान सेम हो जाता है। तो 29 नंबर जो है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 29 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, यदि जो है कार सड़क पर सीधी चल रही हो। क्योंकि पेंडुलम जब इस तरह से घूम रहा होगा तो ये और ये विस्थापन ये हो जाएगा, ठीक है, और दूरी जो है ये वाला मान हो जाएगा। वृत्ताकार पथ के हिसाब से हमारा कंडीशन अलग चलेगा, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए हमारा बॉडी यहाँ से लेकर के यहाँ पहुँचा, तो हमारा विस्थापन ये बन जाएगा और दूरी ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर जो होगा विल बी द 1 नंबर व्हेन द कार मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन या ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आगे चलते हैं नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उसे समय अंतराल में तुरंत वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होता है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो हमारा विस्थापन होता है वो कैसा होता है। तो हमें पता है विस्थापन जो होता है वो दूरी के बराबर हो सकता है और दूरी से छोटा हो सकता है ना, ये दो चीज़ हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे तय की गई दूरी से कम होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होता है। तो फिलहाल में हम बोल सकते हैं कि तय की गई दूरी से कम हो सकता है, ठीक है। कम हो सकता है मतलब बराबर भी हो सकता है, ये बात इसमें कही गई है। तो 31 नंबर जो आंसर क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कोणीय विस्थापन, ठीक है। ओमेगा क्या है इसको समझते हैं पहले। ओमेगा, ये डब्लू जो है, डब्लू को हम ओमेगा बोलते हैं। ओमेगा क्या होता है ध्यान से देखिए। जब कोई वस्तु इस तरह से वृत्ताकार पथ में घूम रही होगी, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, केंद्र यहाँ पे, फिलहाल केंद्र के साथ वस्तु का कोई भी कोण नहीं बना। वस्तु जब यहाँ पहुँचेगी तो वो केंद्र के साथ पिछले वाले की तुलना में जो है कुछ एंगल बनाएगी थीटा। तो ये जो हमारा कोण का विस्थापन होता है, कोण जितना तय किया जा रहा है, इसको हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं। तो ओमेगा जो होता है इसको हम कोणीय विस्थापन बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो ओमेगा है वो कोणीय विस्थापन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो 32 नंबर जो होगा इसका करेक्ट आंसर हमारा, सॉरी, कोणीय वेग बोलते हैं इसको, है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे, एक बार इसको हम और बता देते हैं आपको। ओमेगा इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है 2π/t, ठीक है। तो कोणीय विस्थापन एक्चुअली क्या होता है, हम कोणीय विस्थापन को थीटा से मापते हैं, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हो, ओमेगा इक्वल्स टू θ/t, ठीक है। तो ये हमारा जो थीटा है ये है कोणीय विस्थापन और ये जो टी है ये है समय। θ/t का जो मान होता है वो ओमेगा के बराबर होता है और इसी ओमेगा को हम कोणीय वेग बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है v का मतलब होता है रेखीय वेग, ओमेगा का मतलब होता है कोणीय वेग, ठीक है। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि कहीं कहीं इंटर के बुक में ओमेगा भी लिखा होता है कोणीय विस्थापन में कभी कभी, है ना। तो ये जो है हमारा इस आंसर के लिए कोणीय वेग जो होगा वो सही आंसर होगा। और कोणीय वेग का सूत्र याद रखना है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर होते हैं, चाल और वेग दोनों चर होते हैं, चाल चर और वेग अचर होता है। देखिए जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर घूम रहा हो, मान लीजिए ये एक वृत्तीय पथ है और इसमें कोई वस्तु घूम रहा है, इस जगह पे मान लीजिए कोई वस्तु घूम रहा है, तो इस डायरेक्शन में अगर वस्तु घूम रहा है तो होता यह है कि जब भी कोई वस्तु वृत्त में घूम रही होती है तो उसका जो दिशा है वो लगातार बदल रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास दो क्वांटिटी दिया गया है, पहला क्वांटिटी चाल है, चाल को हम स्पीड बोलते हैं। दूसरा क्वांटिटी क्या है, दूसरा क्वांटिटी वेग है, वेग को जो है हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कौन बदलेगा और कौन नहीं बदलेगा। चाल जो होता है वो हमारा दिशा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, दिशा के ऊपर जो है निर्भर नहीं करेगा।
और अगर चाल दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि चाल का मान जो होगा वो सदैव क्या रहेगा, बराबर रहेगा, अचर रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में चाल अचर है वो वाला ऑप्शन सही होगा। तो चाल अचर किस में है? चाल अचर जो है पहले में है और तीसरे में है। तो अब देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब थोड़ा वेग का बात किया जाए तो वेग को जब हम ध्यान से देखते हैं तो वेग को जब आप ध्यान से देखोगे तो वेग का हमारा सूत्र होता है विस्थापन बटा समय, है ना। और वेग जो होता है ये दिशा के ऊपर निर्भर करता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में घूम रही होगी तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है लगातार अपनी दिशा को बदल रही होगी। अगर दिशा बदल रहा है इसका मतलब वेग भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हमें ये समझ में आया कि जो चाल है वो नहीं बदलेगा, मतलब चाल जो है वो नहीं बदलेगा और वेग जो होगा वो हमारा बदलेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? चाल बदल रहा है या नहीं बदल रहा है? चाल नहीं बदल रहा है, मतलब चाल जो है वो हमारा अचर है और वेग जो है वो हमारा चर है। चर का मतलब बदलेगा, ठीक है, वेरिएबल रहेगा, और अचर का मतलब कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि चाल जो है वो अचर होगा और वेग जो होगा वो चर होगा। तो 33 नंबर का आंसर क्या होगा? डी नंबर जो होगा सही आंसर होगा कि चाल जो है वो अचर है, नहीं बदलेगा, और वेग जो है चर है, बदलेगा। कारण क्या है कि वेग दिशा के ऊपर निर्भर करेगा और दिशा जो है लगातार बदल रही है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? अगर विस्थापन शून्य है तो ऐसा नहीं है कि दूरी शून्य है ना। शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ ए पे रुका हुआ है, वो बी पे गया और वापस ए पे आ गया, तो अंतिम में तो ए पे आ गया, बट दूरी को देखा जाए तो दूरी यहाँ पे कुछ ना कुछ दूरी का मान होगा। मान लीजिए ये 5 मीटर है, 5 मीटर गया और आया तो दूरी तो 10 मीटर हो गया। लेकिन विस्थापन देखें तो विस्थापन 0 है, क्योंकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु जो है वो यही वाला रह गया, ठीक है। लेकिन अब सेकंड कंडीशन अगर हम मान लें कि कोई वस्तु ए पे है और ये जो है चला ही नहीं, अगर ये चला ही नहीं तो दूरी भी हमारा 0 हो जाएगा और विस्थापन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका आंसर होगा डी नंबर, शून्य हो भी सकता है और शून्य नहीं भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है, तो कण का औसत त्वरण क्या होगा? देखिए औसत त्वरण का बात किया गया। औसत त्वरण कैसे निकालते हैं ध्यान से देखेंगे हम लोग, है ना। औसत त्वरण निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके पास जितना भी चाल दिया हुआ है पहले आप उसको देख लीजिए। हमारे पास दो प्रकार का चाल, एक है चाल नहीं सॉरी, ये दो प्रकार का वेग है। पहला है हमारा प्रारंभिक वेग और दूसरा है अंतिम वेग, ठीक है। अब हुआ ये कि अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको v से u घटाना पड़ेगा, ठीक है। और v से u को घटाने के बाद जो है आपको इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है एवरेज एक्सेलरेशन या कण का औसत त्वरण प्राप्त कर सकते हो। तो कण का औसत त्वरण प्राप्त करने के लिए a बराबर होगा v माइनस यू बटा 2, ठीक है। ये जो है करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा त्वरण का क्या सूत्र होता है? त्वरण का सूत्र होता है v माइनस यू अपॉन टी, और जब हम यहाँ से t को हटा के यहाँ 2 लिख देते हैं तो ये जो होगा हमारा औसत त्वरण बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको जो है यहाँ तक 35 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डी नंबर ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 ऑप्शनल में जो है इसको बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 37 जो है उसको ध्यान से देखते हैं, 37 भी हम लोग बाद में करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 38 को देखेंगे, ये भी न्यूमेरिकल है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, बाद में करेंगे इसको। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेग की दिशा बदलने की दर को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए जब वेग की दिशा बदलती है तो उस दर को हम क्या कहते हैं? ध्यान से देखेंगे, जब भी वेग की दिशा बदलती है तो वो तो त्वरण बन जाएगा, क्योंकि वेग बदलते ही जो है हमारा त्वरण आ जाता है, ठीक है। तो अब ये किस तरह का त्वरण होता है ये हम लोग को समझना है, ठीक है। देखिए तो जब भी वेग का दिशा बदलेगा तो नॉर्मली हमारा त्वरण आएगा। अब यहाँ 4 तरह का त्वरण दिखा है, बहुमुखी त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वर्सिटाइल एक्सेलरेशन। तो आपको याद रखना है नॉर्मली जब वेग का दिशा बदलता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है, तो वो होता है अभिलंब त्वरण। ये क्या अभिलंब त्वरण है ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए हम एक वृत्ताकार पथ ले लें और उसमें कोई वस्तु अगर मूव कर रहा है तो आपको दिखाई देगा कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर मूव करता है तो उसमें भीतर की ओर एक बल लगता है जिसे हम अभिकेंद्री बल कहते हैं, और जो दिशा होगा वस्तु का वो स्पर्श रेखा की ओर होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री जो होता है वो अभिलंब होता है। तो नॉर्मली जब वेग की दिशा बदलती है तो वो अभिलंब त्वरण कहलाता है। तो ये हमारा सही आंसर होगा 39 का ए नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 का।
तत्वों के परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में समान चाल से घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्या है? देखिए अब ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन का त्वरण कितना है। तो नाभिक की ओर त्वरण है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के वेग की ओर है, नाभिक से दूर की ओर है, या इलेक्ट्रॉन के वेग के विपरीत है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि इसका जो त्वरण है ये काम किधर कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो लिखा है परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। फिलहाल परमाणु बना लेते हैं, आप लोगों को ये चैप्टर बताया भी जा चुका है। मान लीजिए ये प्लस है और ये हमारा नाभिक है और ये हमारा जो है बॉडी घूम रहा है। अब हुआ ये कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा तो ये इसका चाल समान है ऐसा कहा गया है। तो त्वरण में क्या होगा? देखिए होगा ये कि चाल के साथ इसमें तो ये आएगा, दूरी में तुम्हारा इसमें दिशा भी आएगा चाल के साथ, और जब चाल के साथ दिशा आएगा और दिशा आने पे वेग आएगा, और वेग जब बदलेगा तो त्वरण आ जाएगा। तो यहाँ बोला है कि इलेक्ट्रॉन का त्वरण किधर काम कर रहा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का त्वरण उधर काम करेगा जिधर बल काम कर रहा है। तो फिलहाल जो होता है बल भीतर की ओर लगता है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा नाभिक की ओर जो है त्वरण काम करेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर जो है ये हमारा न्यूमेरिकल है तो इसको हम लोग रहने देंगे। 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। विस्थापन की दर क्या होती है? जो विस्थापन की दर होती है उसे हम कहेंगे वेग, क्योंकि वेग का जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, तो विस्थापन की जो दर होगी वो हमारा वेग कहलाएगी। तो ये चीज आपको समझ के रखना है कि कैसे बनेगा। नेक्स्ट क्या बोल रही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन, विस्थापन की जो दर है वो हो गया हमारा वेग कहलाएगा, वेलोसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट है अचर चाल में से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ कैसा होता है। अब हमें ध्यान से देखना है कि एक वस्तु की जो चाल है वो बदल नहीं रही है, चाल बिल्कुल कांस्टेंट है। मतलब कि अगर हम दूरी को यहाँ ले लेते हैं और समय को यहाँ ले लेते हैं तो इसका ग्राफ जो है कैसे बनेगा। आपको पता है दूरी और समय के बीच संबंध से जो लाइन यहाँ पे आने वाला है वो चाल का लाइन आएगा। तो अगर चाल बदल नहीं रहा है तो ग्राफ बिल्कुल सरल रेखा में रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 44 का करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, सरल रेखा। ठीक है, नेक्स्ट चाल समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल मात्रक में निरूपित किया जाता है। देखिए जब चाल समय ग्राफ हम निकालते हैं तो अगर हम यहाँ से ये नीचे का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि ये जो क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हो कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो हमेशा वर्ग मात्रक में ही आता है। तो याद रखना है कि ये जो क्षेत्रफल होगा ये मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वृत्तीय गति में गति की दिशा निश्चित रहती है, गति की दिशा लगातार बदलती है। आपको बताया गया है वृत्तीय गति में जब भी बॉडी घूम रही होगी तो उसकी दिशा जो होगी वो लगातार बदल रही होगी। तो 47 नंबर का जो बी नंबर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, अगर कोई ट्रेन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा। अगर ट्रेन त्वरण के साथ चल रही है, ठीक है, तो त्वरण परिवर्तन की दर के ऊपर, मतलब जो हमारा त्वरण है वो डिपेंड करेगा कि वेग बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, तो अगर ट्रेन जो है त्वरण के साथ चल रही है और हम ये माने कि ट्रेन चलना स्टार्ट किया है, ट्रेन चलना शुरू की है, तो इस कंडीशन में हमारा जो त्वरण है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की जो दर है वो भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, अगर कोई मोटर गाड़ी मंदन के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा। ठीक है, मंदन का मतलब होता है कि त्वरण जो है हमारा कम हो रहा है। तो अब जो है इस क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में त्वरण के साथ बढ़ती है कहा गया है, चलती है कहा गया। जब त्वरण बोलेगा तो नॉर्मली आप समझिएगा कि वेग जो है वो बढ़ रहा है, और जब वेग बढ़ने लगेगा तो इसका मतलब कि जो त्वरण है वो भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। और जब मंदन बोल देगा तो इसका मतलब कि हमारा जो त्वरण है वो कम हो रहा है, इसका मतलब वेग भी क्या होगा? घटता चला जाएगा। ठीक है,
तो हमारा ये याद रखना है, डिसेलरेशन जब भी होता है तो वेलोसिटी जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। 48 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे 49 नंबर क्वेश्चन में। अगर कोई मोटर त्वरण रहित चाल से चलती है तो उसका वेग क्या होगा। अगर मान लीजिए कोई गाड़ी है, कोई मोटर है, वो त्वरण रहित चाल से चल रही है, मतलब उसका वेग ना ही बढ़ रहा है ना ही कम हो रहा है, तो इस केस में क्या रहेगा कि वेग जो होगा वो समरूप रहेगा, ठीक है। वेग जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 49। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। अब यहाँ पे क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन पहले ही बताया जा चुका है। एक समान वृत्तीय गति में क्या अचर रहेगा और क्या चर रहेगा। तो आपको बताया गया है कि जो चाल है वो चर रहेगा और वेग जो होगा वो क्या रहेगा, अचर रहेगा, क्योंकि वेग जो है दिशा पे निर्भर करेगा और दिशा लगातार बदलता है, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 जो कि न्यूमेरिकल है, और इसका अलग सा वीडियो हम आपको बना कर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है न्यूमेरिकल है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल कैसी होगी। देखिए, निर्वात में जब पिंड गति कर रहे होंगे तो उन पर किसी प्रकार का बाह्य बल नहीं काम कर रहा होगा। और न्यूटन का पहला नियम को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो अगर कोई बल काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कि वो जो है लगातार चलते ही चला जाएगा और उसके चाल में इसका मतलब कोई बदलाव आना नहीं चाहिए। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो ये हमें याद रखना है कि निर्वात में जब स्वतंत्रतापूर्वक गति कर रही होगी वस्तु, तो सभी पिंडों की जो चाल होगी वो समान होगी या सभी पर बल बराबर होगा। तो याद रखना है, निर्वात में जितनी भी वस्तुएं होती है सभी पर जो बल होता है, जो फोर्स अप्लाई होता है, वो सबका सब सेम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समूह सदिश राशियों का समूह है। आपको ये बताना है कि कौन सदिश राशि का समूह है। चाल तो अदिश राशि है, तो ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो कार्य जो होता है ये भी अदिश राशि होता है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ऊष्मा जो है वो ऊर्जा का रूप है, तो ये भी अदिश राशि हो गया। मतलब वेग, त्वरण और बल जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 53 का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 तो हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 जो एक न्यूमेरिकल है, 55 भी न्यूमेरिकल है ना। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे। यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल है तो दोनों राशियां क्या होती है, ठीक है। अगर दो राशियों का ग्राफ सरल है इसका मतलब ये है कि वो जो राशियां होती है वो अचर होती है, वो बदलती नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अचर तो होगी। इसके अलावा ये समझना है कि अगर एक राशि बढ़ रहा है तो दूसरी राशि भी बढ़ रही होगी, एक राशि अगर घट रहा है तो दूसरी राशि भी घट रही होगी। और इस तरह से जब दोनों के बीच में सीधा संबंध होता है, बढ़ने पे बढ़ना और घटने पे घटना, उसको हम बोलते हैं समानुपाती। तो आपको ये याद रखना है कि अगर दो राशियों का ग्राफ सरल रेखा हो तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में समानुपाती का संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनल का संबंध है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब ये भी न्यूमेरिकल है, 58 जो है ये भी न्यूमेरिकल है, इसके लिए रुक जाएंगे। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 ग्राफ है। दो चीज़ जो है आपको बाद में बताया जाएगा, न्यूमेरिकल और ग्राफ। तो 59 जो है ये ग्राफ है, ये बाद में होगा। 60 ग्राफ है, ये भी बाद में होगा। 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रति इकाई समय में तय की गई डैश को वेग कहते हैं। तो वेग का मतलब होता है विस्थापन बटा समय, मतलब प्रति इकाई समय में जितना भी विस्थापन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हमारा वेलोसिटी डिटरमाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वस्तु अगर सीधी रेखा में चल रही हो और एक समान चाल से गतिशील हो तो यह डैश डैश दूरी तय करती है। तो हमें बताया गया है कि वस्तु में अगर एक समान चाल है तो वो समान दूरी तय करेगी समान समय में। तो दोनों का दोनों जो है वो हमारा समान हो जाएगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, आप लोगों को ये समझाया गया था अच्छे से। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, ये ग्राफ क्वेश्चन है, इसको बाद में कराया जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन न्यूमेरिकल है ना। उसके बाद आगे चलेंगे। 65 नंबर क्वेश्चन, वृत्तीय गति के लिए डैश शून्य है। कौन शून्य होता है वृत्तीय गति के लिए, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो वृत्तीय गति को अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सत्य है, मतलब कौन जो है सही है वृत्तीय गति के लिए। तो बोला गया स्थिर गति सत्य है, शून्य त्वरण सत्य है, गति परिवर्तन सत्य है, निरंतर गति सत्य है। तो हमें ये समझना है कि जब कोई वस्तु जो है वृत्तीय गति में गति कर रही होती है तब जो है वो निरंतर गति कर रही होती है। तो आपको ये याद रखना है कि 65 का जो है हमारा सी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसका जो गति है वो निरंतर रहेगा और त्वरण इसमें उत्पन्न होगा क्योंकि गति की दिशा जो है वो बदलती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 हो हमारा न्यूमेरिकल है, इसको स्किप करेंगे। अब आगे चलते हैं। 67 जो है ये भी न्यूमेरिकल है। 68 न्यूमेरिकल है। 69 भी न्यूमेरिकल है। 70 न्यूमेरिकल है। और इसके अलावा 71 से लेकर के
75 तक सब का सब न्यूमेरिकल है। तो अब जो है वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल और ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था आपका गति चैप्टर का सेकंड वीडियो जो लगभग 25 मिनट के करीब है ना। जितना भरसक प्रयास हो सके हम आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किए हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है।